अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। वैसे तो पूरी ही दुनिया में खुसूसन पाकिस्तान में इसको मौसम बहार कहते हैं। हर तरफ फूल खिल रहे हैं, सावन है, अच्छा मौसम हमें नज़र आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ बड़े अफसोस के साथ बहुत ही दिलखराश ख़बरें भी हमारे सामने हैं जिसमें कई कलियां मुरझा गईं। कल हमने देखा कि एक बहुत अहम खबर नशवा के हवाले से आई जिनका मामला कई दिनों से शह सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। डॉक्टर्स की नेगलिजेंस की वजह से एक गलत इंजेक्शन ने इस मासूम बच्ची की जान ले ली। काफ़ी दिनों तक ये ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी, लेकिन कल बला आखिर वो इस जंग को हार गई और ये एक बहुत मेजर न्यूज़ बनी। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि जहाँ ये इस तरह के जब मौज़ूआत या इस तरह की कोई ख़बर आती है, हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर सी बात है, इन पेरेंट्स का जो इस वक्त दुख है, जो उनकी जहनी कैफियत है, जो उनके दिलों का हाल है, वो तो आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इनको सब्र जमील अता करे और जो लोग जिनकी गलती थी उनको ये गलती सुधारने का भी मौका मिले। या देखिए, इसका अजाला तो किसी तरह से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस बात पे मैं खुसूसन आज बात करना चाहूँगी कि बतौर माशरा हम में कितनी जाहरियत मौजूद है। हम मामले की हद तक नहीं पहुँचते, उसकी डिटेल्स में नहीं जाते। वक्ती हमारा एक जज्बात होता है जिसमें जब हमें तकलीफ़ होती है, इन वालदैन का हम सोचते हैं, इस बच्ची की शक्ल देखते हैं, उसकी मासूम मुस्कुराहट देखते हैं, तो हमें फ़ौरन ऐसा लगता है कि नहीं जी, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन मामलात की तह तक पहुँचना भी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे केसेस इसी अस्पताल से मुतालिक अब सामने आ रहे हैं, लेकिन नेगलिजेंस में भी हमें देखना चाहिए कि मुजरमाना गफलत तो हुई है, लेकिन क्या वाकई एक मुजरमाना सोच के तहत हुई है या फिर ये एक इंसानी गलती है। आप और मैं हम सब ख़ता का पुतला हैं। किससे एग्जैक्टली गलती हुई ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ पे सिस्टम का फेलियर था? क्या वो डॉक्टर्स ओवरवर्क थे? क्या उनकी तशख़ीस में प्रॉब्लम हुई? ये तो वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम पहलू हैं जिनको समझना और देखना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगला भी जिसका घर, जिसका रोज़गार इस इदारे से मुंसलिक है, वो भी अहम है। कल मैं देख रही थी कि जैसे ही नशवा की डेथ की खबर आई तो एक एक्सट्रीम रिएक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा एक जज्बाती रिएक्शन आता है। लोगों ने कहा जी, इस इदारे को जला दीजिए, तमाम लोगों को सरेआम फांसी दे दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी गलत रविश है जिसकी वजह से हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी जाहरियत, कितना एक्सट्रीमिज़म, कितना इंतशार बढ़ता चला जा रहा है। ये यानी मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि अगर ये इदारा इतने अरसे से काम कर रहा है, यहाँ से भी तो लोग सेहतियाब होके जा रहे होंगे, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, क्या हम उन सब को एक मिनट में ज़ीरो कर देंगे? मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि जो नशवा के साथ हुआ वो ज़्यादती नहीं थी, यकीनन उसमें गफलत थी। डॉक्टर्स को इसमें गफलत बरतनी नहीं चाहिए थी। इस इदारे का भी काम है कि अपने सिस्टम्स को, चीज़ों को बेहतर करे। मामलात की तह तक पहुँचना, उनको समझना, उस पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना, ये बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप और मैं फौरी तौर पर फ़ैसला सुना दें। और अगर हम पलट कर देखते हैं तो हिस्ट्री में हमें, तारीख़ में हमें बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत मिलेंगे। मिसाल के तौर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा फ़र्क बढ़ गया था आम आवाम में, और जो रॉयल क्लास, जो रूलिंग क्लास होती थी, उनको समझ ही नहीं आता था कि इनके मसाइल क्या हैं। गुर्बत और अमीरी का फ़र्क बहुत बढ़ गया था। तो उस वक्त इसी तहत कि जी माशरे में एक तरह से इंसाफ की रविश कायम हो, एक रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन जहाँ तक इसका जो मौजू था, इसका सोच का अंत बिल्कुल सही था, लेकिन जब ये आगे बढ़ी, एक दफ़ा व्हेन द हेड स्टार्टेड टू रोल, लोगों को सजाएं देना शुरू की, एक मॉब मेंटालिटी इस माशरे में सरायत की, तो फिर सही और गलत की तफरीक ख़त्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि किसी की शक्ल पसंद नहीं थी, किसी का नाम रॉयल्टी के नामों से मिलता था, किसी की कोई बात अच्छी ना लगी, ये वो तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से कत्लो गारत आम हो गई थी। तो हमें उस नहज पे अपने माशरे को पहुँचने से बचाना है। एक्सट्रीमिज़म से बचिए। दुख किसी का भी कम नहीं है, और एक दफ़ा फिर हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा इदारा एक तरह से ये कहना चाहेगा कि नशवा के वालदैन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। जो भी इसकी कानूनी कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई है, वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे, इंसाफ हो। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा अपने जज्बात के साथ भी और अपनी इंतहा पसंद सोच के साथ भी। अब जी ज़रा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो कल हमने देखा, ये इंतहा पसंदी का जो एक तरह से मेरे ख्याल में कह चाहिए कि जो सरचश्मा है, उसमें भी लीडर्स का एक किरदार होता है। जिस किस्म की ज़बान हमारे पार्लियामान में इस्तेमाल होती है, जो हमारे लीडर्स के रवैये हैं, वो भी कोई कम नहीं है। और इसमें आप एक तरह से देख सकते हैं कि फिर रिएक्शन से पता चलता है कि माशरे
तमाशा किस तरफ को जा रहा है। कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर फ्लोर पे की और इसकी वजह से उनको टेबल बजा के लोगों ने सराहा भी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही है, बार बार उन्होंने इस बात पे लोगों को उकसाया और वहाँ पे बैठे हुए तमाम मेंबर्स को कहा कि जी 8 महीने में कंप्लीट फेलियर है। यानी ये वही जमात है जो नंबर 1 अपनी 8 साल 10 साल की कारकर्दगी पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, उसके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, नैब गर्दी कह रहे हैं जब एहतसाब का अमल सामने आता है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ड्यूरिंग हिज कैंपेन ट्रेल वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लीडर। उसूल पसंदी की बात कर रहे थे, जमहूरी इक़्तिदार की बात कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा पढ़ा लिखा शख्स जिसको हम कहते थे कि दिस कुड बी द नेक्स्ट फेज, द फेस ऑफ न्यू लीडरशिप, नौजवान क़यादत का एक चेहरा, एक पर्सनैलिटी उभर कर आ रही है। कल पर्सनली आई फेल्ट कि इनकी स्पीच जो थी वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। उसमें जो ज़बान का इस्तेमाल था वो बहुत देखिए, पहले भी वो उन्होंने पहले घड़ी खुदा बख्श में कहा कि लात मार के हुकूमत को गिरा दूंगा, वो भी एक गैर शमूरी बात थी। कल जिस किस्म की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की वो भी ऐसा लगता है कि कुछ जज्बातियत बढ़ती चली जा रही है, कुछ मौसम में है, कुछ हवा में इसकी वजह बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बतौर लीडर हमारी जिम्मेदारी है कि हम रविश को कायम कर रहे हैं, लोग हमसे सीख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। सिर्फ चंद लोगों के सराहने से, टेबल बजाने से दैट इज़ नॉट व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट, यू आर लुकिंग एट द लॉन्ग रन। सो वंस अगेन बिलावल, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक भरोसेमंद रिश्ते की, एक भरोसेमंद दोस्त की। अगर रिलायबिलिटी नहीं है एक रिश्ते में तो आई थिंक अ लॉट इज़ एट स्टेक। और फिर इस तरह के डायलॉग्स भी हम ड्रामों में सुनते हैं ना कि अगर रिश्ते में भरोसा नहीं है तो फिर वो रिश्ता किस काम का। आज हम बात कर रहे हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिलायबिलिटी, रिलायंस, द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड इज़ डॉलेंस। चाहे आपके घर में कोई नया प्रोडक्ट आ रहा हो, कोई नई मशीन, कोई नए वाइट अप्लायंस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज़िंदगी की कोई नई शुरुआत हो जिसके अंदर ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग एट फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, व्हाट नॉट, या फिर अब जैसे गर्मियाँ हैं जी और पाकिस्तान में खुसूसन कराची में तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हमें चीज़ों को बदलना पड़ता है। उसमें कुछ मेरे ख्याल में जो नज़र करम है वो हमारे यहाँ बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से भी होता है। बट वी आर ऑलवेज वंडरिंग कि एक ऐसा भरोसेमंद रिश्ता तब मुझे पता हो कि जब मैं फ्रिज खोलूँगी तो पानी ठंडा मिलेगा, जब मैं AC ऑन करूँगी तो कमरा ठंडा हो जाएगा। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे साथ मौजूद है द टीम फ्रॉम डॉलेंस एंड दे वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि ना सिर्फ इनके प्रोडक्ट रिलायबल हैं लेकिन अब एक आफ्टर सेल सर्विस कि वंस यू हैव परचेज अ प्रोडक्ट, रिश्ता वहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया कि ट्रांजैक्शन हो गई, पैसे उनको मिल गए, प्रोडक्ट आपको मिल गया, लेकिन इसके बाद भी एट एनी पॉइंट अगर आपको लगे कि अप्लायंस में कुछ गड़बड़ है या इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ मेंटेनेंस और आई नीड हेल्प, उसके लिए भी एक नया रिलायबल सर्विस इन्होंने लॉन्च की है। उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खटक एंड ऑफ कोर्स वी हैव हया खान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले हया मुझे ये बताइएगा, बिकॉज यू लुक आफ्टर द कम्युनिकेशंस हियर एट डॉलेंस, ये रिलायबल मुझे अच्छी तरह याद है कि एज अ पर्सन हु वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजिंग एंड स्ट्रैटेजी, आप लोगों की इंटरनली बड़ी इस बात पे बहस हुई भाई ये पाकिस्तान में वर्ड रिलायबल क्लिक भी करेगा या नहीं, भरोसेमंद रखें, लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा। आफ्टर सो मेनी ईयर्स नाउ दैट वी नो डॉलेंस मीन्स रिलायबल, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? वेल ऑफ कोर्स अगर आपका एक ब्रांड है जो हमेशा से इस पे बैंक करता है कि रिलायबल है हम, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा काम होता है in order to be able to maintain that. And it's a promise as well. Yeah, I mean ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट क्वालिटी का क्लेम है, but every part of the function. जिस तरह आपने खुद कहा कि आफ्टर सेल्स जो अब आप लोगों का एक राब्ता लोगों से बने, उसमें भी यही रिलायबिलिटी कि जी मैं कॉल करूँगा तो कोई जवाब देगा, कोई बंदा आ जाएगा, कोई ऐसा टेक्नीशियन होगा जिसको मेरा मसला समझ आ जाएगा. All of that is important. Yeah, everything. फ्रॉम प्रोडक्ट क्वालिटी टू द फाइनल प्रोडक्ट कि उनके घर पे है, आपको पता है कोई भी मसला होगा तो यू विल जस्ट हैव टू मेक अ कॉल एंड आपकी फौरन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो आई थिंक दिस इज व्हाट रिलायबल स्टैंड्स फॉर अस कि आपका कस्टमर इज ऑलवेज हैप्पी, ही इज ऑलवेज
satisfied with your services, with your product, with the team and everything. अच्छा, आमिर ये बताइएगा, ये जो सहूलत है, ये आपका UN नंबर दैट एनीबडी कैन कॉल, नए प्रोडक्ट्स के साथ तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, लेकिन किसी के पास अगर जी 3 साल पुराना फ्रिज है डॉलन्स का और उसमें कुछ गड़बड़ है, वो भी इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्विस तमाम डॉलन्स कस्टमर्स के लिए है। अब चूँकि इस नंबर और एडवर्टाइजमेंट बनाने का जो ज़रूरत पेश आई, और हम चाहते भी हैं कि जो UN नंबर है वो तमाम मैसेज देख सकें, इसलिए टीवी ऐड में भी इसको रिफ्लेक्ट किया गया। तो जो न्यू कस्टमर्स हैं उनके पास तो वो नंबर मौजूद होता है। अब जितने भी हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनके पास भी UN नंबर मौजूद है, लेकिन अब इसकी ब्रांडिंग हमारे सर्विस सेंटर्स के ऊपर, आपकी वेबसाइट हो गई, फेसबुक जो कि ओवर 25 मिलियन यूज़र है कस्टमर का पाकिस्तान का, वो भी देख सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे ना सिर्फ UN के ऊपर कनेक्ट करें, बट हमारी वेबसाइट पर आएँ, हेल्प सेक्शन है, वहाँ पर आके कनेक्ट करें, अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, ईमेल्स पे कंप्लेंट डाल सकते हैं, और हमें फेसबुक पर भी किसी टाइम 24/7 किसी भी वक्त हमें रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये सहूलत कितने शहरों में मैसर है? यानी पाकिस्तान भर में एनीबडी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वन अस्यूम्स के आपके पास टेक्नीशियंस वैसे भी आपको मिल जाते हैं, अगर आपकी नेटवर्क होगी, आई एम श्योर यू हैव अ प्रेजेंस। लेकिन जो हमारे दूर दराज इलाके, दूर दराज शहर है, क्या वहाँ पर भी ये सर्विस है? बिल्कुल बिल्कुल। अब चूँकि प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा सकता है, और ये ज़रूरी है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी सर्विस उस इलाके में अवेलेबल हो। तो हम ये क्लेम भी करते हैं कि हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क है, ओवर 250 सर्विस आउटलेट्स हैं, 19 मेजर सिटीज़ में तो हमारी अपनी प्रेजेंस है, हमारे अपने ओन सर्विस आउटलेट्स हैं, फिर उनके सबब छोटे छोटे हैं वहाँ पर हमारी फ्रेंचाइजीज़ हैं, और उसके बाद जो छोटे छोटे गाँव देहात हैं वहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्ट वर्कशॉप्स हैं जो कस्टमर की रीच में भी हैं। और रिलायबिलिटी की जो आपने बात की ना, तो जो लोकल लोग सर्विसेज देते हैं उससे एक और एलिमेंट रिलायबिलिटी का भी सामने आता है। तो रीच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत बड़ा नेटवर्क कवर कर रहे हैं, तो चाहे वो सिंध के इंटीरियर हो, पंजाब के इंटीरियर, साउथ पंजाब है, इंटीरियर के इलाके हैं, बलूचिस्तान है, क्वेटा है, KPK के इलाके हैं, हर जगह पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कशॉप मौजूद है। कितने अरसे से इस पे काम चल रहा था? जिस तरह आपने कहा कि इतना वसी नेटवर्क कवर करना, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ कॉल्स जो आपके पास आ रही होंगी, चाहे वो कोल्ड कॉल्स हों, इमीडिएट नीड की कॉल्स हों, वो बहुत ज़्यादा है। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जहाँ पे कॉल सेंटर्स मौजूद हैं, इतने नंबर ऑफ़ टेक्नीशियंस होने चाहिए, इसमें कितना अरसा लगा डॉलन्स को? वेल, डॉलन्स जब से बना है तब से हमारा आफ्टर सेल नेटवर्क तो है, और हमेशा से वी हैव बिन टेंडिंग टू आवर कस्टमर्स दैट वे। बट डेफिनेटली इस पॉइंट पे आकर ये क्लेम करना कि हम 24/7 में आपके पास एक टेक्नीशियन होगा, आपकी कॉल्स हम थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट, एनी टाइम वी कैन टेक देम। तो आई थिंक इट बहुत एफर्ट लगी, बहुत स्ट्रैटेजी यूज़ हुई, काफ़ी it took us a long while to reach to this point कि जहाँ पे हम ये openly claim कर सकते हैं। Absolutely, because वही बात है कि 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है हम, और हर एक के पास कोई ना कोई एक अप्लायंस तो होती है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसका गुस्सा बड़ा चलता है। हया, मुझे ये बताइएगा कि हाउ बिग इज़ द वर्क फोर्स? ये जो टेक्नीशियंस अब आपके साथ हैं, आपने जैसे कहा कि हमेशा से एक आफ्टर सेल सर्विस थी, जो मैं समझती हूँ कि एक बात जो हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं, एक तो होती है जी लार्ज स्केल आपकी मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स विल बी कॉन्टैक्ट स्टाफ जिनको आप ये यूज़ करते हैं इन अप्लायंसेस को सेल करने के लिए। लेकिन ये जो अब एक सर्विस बाकायदा इन्होंने लॉन्च की, और जिस तरह इन्होंने कहा कि 24/7 का क्लेम है कि ये आपके पास हर वक्त लोग अवेलेबल हैं, दैट इन इटसेल्फ इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी। अब कितने यंगस्टर्स के लिए इससे ज़रिया रोज़गार बन रहा होगा। तो कितने लोग इस वक्त आपकी टीम का हिस्सा हैं टेक्नीशियंस? हमारे डेफिनेटली एज आमिर साहब मेंशन कि 250+ वी हैव कॉन्टैक्ट, लाइक यू नो कस्टमर कॉन्टैक्ट प्लेसेस फॉर आफ्टर सेल। तो उसी हिसाब से आप अराउंड 350+ टेक्नीशियंस हैं जो अभी हमारे काम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग कहते हैं कि दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, सो वी मेक श्योर दैट दे आर। एंड हाउ डू वी डू दैट? कि आप उन्हें रिफ्रेशर कोर्सेज दें, यू ट्रेन देम, अपडेट करते रहें अबाउट द टेक्नोलॉजी। अच्छा, एक आमिर साहब मेरे जहन में एक बात भी आती है कि ऑफ कोर्स टेक्नीशियंस तो और ये सर्विस तो आपकी अवेलेबल है, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहेंगे लोगों को कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या यू नो सम बेसिक थिंग्स, जो कहते हैं ना कि मेंटेनेंस ऑफ योर अप्लायंस 101। आप लोग एक ज़बरदस्त सा ब्रोशर और उसके साथ सारी कम्युनिकेशन देते हैं कि जी इस अप्लायंस को अगर देर पा इस्तेमाल करना है, इसकी लाइफ को पूरी तरह आपने यूटिलाइज करना है, तो उसका ख्याल रखिए, इसको स्टैंड बाय पे ना रखें, इसको ऑफ करें। इन्वर्टर है तो वो हर, आपको ठंड लगी एसी में, फ़ौरन आपने बंद कर दिया, अब वो 1 घंटा लेता है इन्वर्टर दोबारा ऑन होने में। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि थ्रू योर वेबसाइट, थ्रू योर सर्विसेज, आवाम में अब आगे ही इसकी बढ़ रही है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि
कस्टमर की तो आप हेल्प कर रहे हैं इसमें, लेकिन आप अपनी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अब तमाम मीडियम के ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है कस्टमर को। अब सिर्फ ये नहीं कि कॉल्स की तो तभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारे कस्टमर जो वेबसाइट के ऊपर जाके इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं और फेसबुक के ऊपर लेना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है और हम बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब लोग सोशल मीडिया के यूजर्स भी हैं। बिल्कुल। तो वेबसाइट के ऊपर और इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है पूरी वेबसाइट की रिवैम्पिंग के, और आप लोग बहुत अनकरीब देखेंगे कि कस्टमर के लिए तमाम मैनुअल्स और जितने भी FAQs हैं इतने इंटरेक्टिव होंगे कि कस्टमर को उसमें एक्सेस करने में, नेविगेट करने में तो हेल्प होगी। मिस्टेक्स अगर मैं आपसे पूछूं, अब जैसे बहुत सारी खवातीन खाना इस वक्त हमारा शो देख रही होंगी और हर एक किसी को, अब रमज़ान की तैयारियां हैं तो अपना रेफ्रिजरेटर क्लीन भी करना है, तैयारी करनी है, समोसा पट्टियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है अपने फ्रीज़र में। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जब हम अपने फ्रिज की अगर बात की जाए? देखिए, फ्रिज में सबसे पहले तो आपको यूसेज के हवाले से मैनुअल पढ़ना पड़ता है, और यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट का। यूसेज डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट कितना देर बाद चलेगी। सही। एक प्रोडक्ट 1 साल के अंदर भी आप उसको ख़राब कर सकते हैं, और वो आपने देखा है कि 10 साल 15 साल भी उसकी रूटीन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। स्प्लिट की बात आती है तो हर वीकली हम कहते हैं कि उसके फिल्टर्स निकालें, खुद आप वॉश साफ कर सकते हैं, जो हम नहीं करते। गर्मियाँ आती हैं तभी हमें ख्याल आता है उस बेचारे के फिल्टर साफ कर लिए जाए। उसकी रूटीन मेंटेनेंस करवा के रखें आप। अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ताकि आपका प्रोडक्ट लंबे अरसे तक चले और उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, क्योंकि अगर जब प्रोडक्ट ब्रेक होता है तो ख़राब हो जाता है। ये जो आज का हमारा शो था, ख़ास तौर पे जब हम वाइट अप्लायंसेस की बात करते हैं, ये ख़वातीन के लिए था, चाहे वो आपका जूसर, ब्लेंडर, आपकी फूड फैक्ट्री हो, या अगर आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज़र है, एयर कंडीशनर है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी, मशीन है ना तो थोड़ी थोड़ी ये मेंटेनेंस मांगती है, जो अपने एंड पे भी आप कर सकते हैं। बट द की पॉइंट ऑफ हैविंग द डॉलन स्टीम ओवर वाज कि ना सिर्फ अब ये रिलायबिलिटी अप्लायंस की क्वालिटी की हद तक है, बल्कि आफ्टर सेल सर्विस भी 24/7 इनके टेक्नीशियंस और की टीम अवेलेबल है। अगर आप कहीं पे भी देखें, जब मसला छोटा हो भाई तभी कॉल कर लेना, ऐसा ना हो कि पूरी मशीन जब बैठ जाए उसके बाद आप कॉल करके कह रहे हैं इसको अब जो ना वेंटिलेटर पे डाल के जगा दें, तो वो नहीं हो सकेगा, है ना। तो छोटे छोटे मसाइल के लिए भी अब आपको इधर उधर लोकल टेक्नीशियंस के पास जाने की जरूरत नहीं, जो आप कहें कि काम और बिगाड़ दें, बल्कि आप डॉलन्स को कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने। वंस अगेन आमिर साहब एंड हया, आई वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ग्रेट इनिशिएटिव एंड वंस अगेन प्लीज यूज दिस नंबर इफ यू हैव अ प्रॉब्लम। अभी हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे टॉप स्टोरीज एंड हेडलाइंस के साथ। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन अब तक जो लोग सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्टेड हैं वो ये जान ही चुके होंगे कि आज का जो हमारा बिग डिस्कशन है 10 बजे हम बात करेंगे अंदाज़े बयां पे। अगर सही बात भी गलत अंदाज में की जाए तो नतीजा गलत निकल आता है, उलट निकल आता है। तो अल्फाज का चुनाव, मौके का देखना और इसके अलावा क्या आपकी टोन होगी, अगले बंदे का क्या रिएक्शन होगा, ये सब चीज़ें अहम होती हैं। इस पर बात करेंगे जी 10 बजे। आप भी हमारे साथ रहिएगा, ट्वीट्स भी कर सकते हैं, मैसेज भी दे सकते हैं और लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। बट राइट नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज आज इन फोकस, व्हाट आर द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। हैं रीजनल पॉलिटिक्स की, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ईरानी सदर के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट्स थ्रू आउट ही ना सिर्फ पाकिस्तान में इस पूरे खित्ते में हेडलाइंस का हिस्सा बनी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का अहद किया कि पाकिस्तानी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, खुसूसन अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी ममालिक की। अब इतना इंटरेस्टिंग जंक्शन है ये पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए, खुसूसन ये देखते हुए कि ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ रही, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम सालिस का किरदार है जब हम अफगानिस्तान में अमन की बात करते हैं और वहाँ से नेटो फोर्सेस का, अमरीकी फोर्सेस के इनखला की बात की जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान और ईरान ने जो ये अब तहैया किया है, दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि तेहरान और इस्लामाबाद मिलकर एक रिएक्शन फोर्स बनाएंगे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। इसमें क्या रद्द अमल आ सकता है भारत का, अमरीका का,
होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये एक नई डायरेक्शन कम्स टू पाकिस्तान ओन रिजॉल्व। पाकिस्तान ने अब इस बात को देखना मेरे ख्याल में एक अपनी खुद ही एक डायरेक्शन निकालना शुरू की है, जिसके अंदर वो इस दबाव में नहीं आता कि दूसरे ममालिक क्या सोचेंगे। और ख़ुसूसन जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि हम अपने पड़ोसी चुन नहीं सकते, आपके जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं वो एक हकीकत है और उनसे बेहतर रवाबित रखना ये हमारी अव्वलीन तरजीह है इस वक्त। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दिफाई अंदाज में और ओवरऑल जो ये रीजनल पॉलिटिक्स उभर कर सामने आ रही है, अब हमारे सामने क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि जो दोनों ममालिक ने तहैया किया है और ये रिएक्शन फोर्स की बात की जा रही है जिसको तश्कील दिया जाएगा, आप इस सिनेरियो को कैसे डेवलप होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मुल्क के आला सतह के जो क़यादत है मुल्क की, यानी एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी तरफ उनके प्रेसिडेंट हैं, वहाँ जब मुलाकात होगी तो फिर एक दूसरे के साथ जो जज्बात और उनका ताल्लुक है वो उसमें बेहतरी आएगी ना। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान जो हैं उनको रिसीव किया गया, इससे जाहिर हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं जो आपस के उनके दरमियान में मसाइल हैं उनको हल करने के लिए नेक नियति रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जो शिकायतें हैं एक दूसरे से, हमें खुल्लम खुल्ला उस पर बात करनी चाहिए और एक दूसरे की जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करनी चाहिए। मसलन पाकिस्तान के बारे में उनको कुछ शिकायत है जब जुंदुल्ला जैसी जमातें और इसी तरह हमने देखा कि जैशे इंसाफ दल के नाम से एक जमात थी, उसके नाम पर ये सवालात थे कि ईरान की साइड पे उधर से ईरान बॉर्डर के उस तरफ दहशतगर्दी की जाती है। सही। आज अगर हमने ट्रेस आउट किया है कि जो इस वक्त दहशतगर्दी हुई है बलूचिस्तान में, उसका भी कोई नाता जो है वो ईरान की सरजमीन के साथ कहीं जुड़ता है, और अगर हमारे पास सबूत मौजूद हैं उनके होते हुए, तो हमें मामला जो है खुल्लम खुल्ला आमने सामने बैठकर तय करना चाहिए। ये जो रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा इन चीज़ों का, क्योंकि हम देखते हैं कि दोनों ही ममालिक में अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसके ताने बाने बॉर्डर के दूसरी तरफ जाके मिलते हैं। अब इसके लिए जो रिएक्शनरी फोर्स है, और हम सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंस दोनों ममालिक में खुसूसन इस तरह की एक्टिविटी में उसके सुराग भारत से भी जाकर मिले हैं, उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या उसको डिस्कस किया गया? जिस तरह आपने कहा कि बड़ी अगर डिस्कशन हो रही है, तो जो इंडियन इन्फ्लुएंस है ईरान में और पाकिस्तान में, खुसूसन अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, तो उसको खत्म करने के लिए या उसको एक तरह से एड्रेस करने के लिए कुछ बात की गई है? लाजमी चीज है कि खित्ते पर उसके बहुत ही मस्बत असरात होंगे। देखें, हम तो पाकिस्तान के बारे में बारहा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो हमसाए हैं वो तो मुस्तकिल है ना, उन्हें बदला नहीं जा सकता। लिहाजा हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना ये नागुज़ीर है। हमें हर सूरत ये करना होगा। तो अगर हमसायों के साथ आपकी कोई गलत फहमियां हैं, उनको बातचीत के जरिए दूर किया जाए, और अगर उनके पास कोई सबूत है जिसके तहत हमारी सरजमीन इस्तेमाल हुई है, तो उनको उनके जो इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ख़त्म करने के लिए हमें हर वो काम करना होगा जिससे जो हमारे भाई हैं ईरान में, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल और शायद साहब करना चाहूंगी कि जो शह सुर्खियां बनी, जो स्टेटमेंट्स हुई, उसमें दहशतगर्दी का मसला तो उजागर किया गया, लेकिन ट्रेड यानी तिजारत के हवाले से कोई बात हमारे सामने नहीं आई। हमने देखा था कि जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में बिल्कुल आखिरी टर्म में इलेक्शन से पहले पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा तय हुआ था और हम समझ रहे थे कि दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ेगी। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, PMLN के दौरे हुकूमत में हम देखते हैं कि इस पे कोई पेशरफ नहीं हुई। ये एक तरह से अबैंडन्ड प्रोजेक्ट था। इस वक्त तिजारत के हवाले से कोई बातचीत की जा रही है? मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइन फैसला है और पाकिस्तान को इसकी अशद जरूरत है। जिस तरह हमारी मईशत जो है उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी पैदा हो चुकी है। अगर ईरान के साथ हमारे तजारती ताल्लुकात जो हैं वो इस चीज़ में बेहतरी ला सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाई जाए और ख़ासकर जो वहाँ से बरामदात का मामला है उसको बढ़ाया जा सके। ये आपको याद है ना कि एक गलत फहमी इस चीज़ से भी पैदा हुई थी कि जब ईरान जो है वो आपको सप्लाई लाइन वहाँ से ऑल द वे ला के बॉर्डर तक
गैस की जब देना चाहता था तो उन्होंने अपना काम बड़ी तेजी से मुकम्मल किया और पाकिस्तान को शायद अमेरिका की तरफ से यह हुक्म था कि ईरान के साथ ये जो सप्लाई लाइन है इसको आगे लेकर नहीं जाना। इससे हमारी और ईरान के जो आपस के ताल्लुकात हैं उनमें खराबी पैदा हुई। तो पाकिस्तान को एक फैसला करना चाहिए कि हमारे जो आपस के मामलात हैं और खासकर पाकिस्तान के जो मफाद के मामलात आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। शाहिद साहब, एक और स्टेनी साहब का आया, उन्होंने कहा कि जी कोई तीसरा मुल्क पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात है उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। गालिबन उनका इशारा भी अमेरिका की तरफ था। आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल से क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात पे कोई असर पड़ेगा? देखें, जैसे रूहानी साहब ने सही कहा है कि अगर हम दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ नेक नियति से आगे बढ़ना चाहते हैं जी, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि ईरान की अगर किसी और मुल्क से दोस्ती है और उनके आपस के ताल्लुकात हैं, उनका कोई मनफी असर पाकिस्तान के साथ जो उसके ताल्लुकात है उस पर होगा। और यही मामला पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद ने कहा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को बालाए ताक रखना पड़ेगा। अपने नेशनल इंटरेस्ट और पड़ोसी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात हमारी अव्वलीन तरजीह होने चाहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। मौजूद है और जितने लोग अगर एतसलात को जानते हैं तो सलात का मतलब भी कम्युनिकेशन है। टू कम्युनिकेट विद गॉड, टू बी एबल टू से, टू अफर्म, जो भी आपने बात कहनी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद वापस आएंगे और कुरत से भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा राशिद मलिक बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे राशिद हमारी बात? अच्छा, आपका प्रोग्राम होता है हमेशा। शुक्रिया। गुफ्तगू किसी को भी मुतासर करने के लिए बड़ा अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है आपका। हाँ जी। और बड़ी एक मशहूर सेइंग है कि तुम बात करो ताकि तुम्हें मैं देख सकूं। तो इंसान का सारा कुछ बाहर आ जाता है बोलने से। सही। और अगर आप किसी के जब कहीं गुफ्तगू कर रहे हो और अगर उसके दिल की बात कर रहे हो, उनके इंटरेस्ट की बात, तो आपकी गुफ्तगू और पुरअसर हो जाती है। बिल्कुल। तो ये भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और वही बात है कि नियत, और अगर आपके दिल से कोई बात निकले तो उसमें असर ज़रूर होता है। कुरत, यू हैव बीन इन्वॉल्व विद मीडिया, और जहाँ हम कहते हैं कि हर बैकग्राउंड, हर तबका फ़िक्र के शख्स से आपकी इंटरेक्शन हुई होगी। अक्सर लोग इस बात पे बड़े नाला नज़र आते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं, जिनको एक लीडरशिप पोजीशन भी है, क़ायदाना सलाहियत होनी चाहिए, ये अपने अल्फाज से लोगों के जहनों को उभार सकते हैं, उनकी फ़िक्र को उजागर कर सकते हैं, लेकिन वो जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं हमें पसंद नहीं आती, बल्कि उल्टा वो इंतशार फैलाती है माशरे में। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सिद्रा, आपके सवाल का ज़रूर मैं जवाब दूँगी, लेकिन पहला जो यहाँ पर एक मुझे खुशगवार सुबह सुबह एक एहसास हो रहा है, वो यूसुफ साहब मेरे साथ बैठे हैं, और जब इतने खूबसूरत बात करने वाले और इतने अंदाज़े बयां जिनका हसीन हो और जिसको सुन के वाकई आपको लुत्फ़ आता हो, तो फिर माहौल और सुबह वैसे ही खुशगवार हो जाती है। बारबेक्यू को देख के वो जुमला याद आ जाता है ना, बातों से खुशबू आए। बातों से खुशबू आए। और वो है ना कि आपने सियासतदानों की बात की है, तो हमारे सियासतदान कुछ तो आप यकीन कीजिए कि इतना खूबसूरत अंदाज से बात करते हैं कि आप का दिल चाहता है कि आप उनसे बात करते रहें। लेकिन कुछ अलमिया हमारे साथ ये है कि इसमें मैं सियासतदानों को भी सारा कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। हमारे कुछ एंकर्स, मीडिया पर्सनालिटीज़ कुछ ऐसी हो जाती हैं, या हमारा कुछ माहौल मीडिया का इस किस्म का बन चुका है, रेटिंग के चक्कर में, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो दिखाने के चक्कर में कि हम बहुत एग्रेसिव होकर कुछ पूछ रहे हैं, इस तरीके से सवाल किया जाता है कि दूसरा शख्स जो है वो जवाब देने पर मजबूर हो जाता है, उसी एग्रेसिवनेस के साथ, उसी टोन के साथ जिस तरह आपसे सवाल किया जा रहा है। अगर मैं आपसे बहुत आराम से सवाल करूंगी कि जी ये वाकया पेश आया है, इस पर हुकूमत ने, ठीक है, अभी जैसे कि निशवा का वाकया पे डालते हैं ना, जी बिल्कुल, ये अभी जैसे कल एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है। निशवा, पूरी कौम गमज़दा है, हर माँ के, हर बाप की, जो भी साहिब औलाद है वो इस तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। ज़ाहिर बात है इस पर आपका एक गुस्सा बजा है, आप जो है वो हुकूमत जवाबदेह है, जो इस अमल में शामिल है वो सब लोग जवाबदेह है। अब इस पर जिस तरीके से सवाल होगा उसका जवाब भी वैसे आएगा। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की कि इंतशार का बाइस फैलाते हैं, जो पॉलिटिशियन हैं इंतशार फैलाते हैं अपनी बातों से, वो भी इसलिए कि उसकी एक वजह ये भी मैंने देखी, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि जितना आप लाउड हो के सामने से आएंगे तो उनका ये ख्याल है कि सामने बैठा हुआ जो एंकर है
वो दब जाएगा। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल सवाल इस नीयत से नहीं किए जाते कि इसका जवाब आएगा, बल्कि सवाल इस नीयत से किए जाते हैं कि अगला लाजवाब हो जाए, लाजवाब कुछ कहने को नहीं होगा, उसके बाद वो एम्बैरस करते हैं उसको। अब सोचिए कितनी मनफी सोच है कि मैं एक मेहमान को बुला के उससे चाह रही हूँ कि मैं उसको एम्बैरस करूँ। लेकिन यूसुफ, आप क्या कहेंगे कि इफ़ यू लुक अराउंड, हम अगर गुलजार के मिसरों की तरफ देखते हैं तो वो तो जी महबूब की ज़बान को इस तरह बयान करते थे कि जिसकी ज़ुबान उर्दू की तरह। हमारी तो कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन इसमें से शाइस्तगी चली गई है, क्या वजह है? देखिए, जब आप सोचना ज़्यादा शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली महसूस करना कम हो जाते हैं और एक दफ़ा एहसास छिन जाए, हाँ जी, तो फिर तो हम लोग एक बहुत ही हम लोग इंसान जो है ना बहुत मज़ेदार किस्म की मशीन है। उसमें एहसास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एहसास को अगर आप मार दें तो फिर से सोच रह जाती है और आप अपने आप को हर चीज़ अपनी जस्टिफाई करते हैं। सही। कि मैंने ये बात कही तो थी, अब उनको समझ आई नहीं आई, इसमें मेरा क्या कसूर, तो आप अपनी जस्टिफिकेशन पूरी देते हैं। और मैं देखिए, मंसूर ने अनल हक का नारा लगाया था, सबको पता था खुदा का सच्चा आशिक है, लेकिन सूली चढ़ा दी। तो बहुत खूबसूरत शेर, मेरा ख्याल है सब चीज़ों का खुलासा वो है कि है अनल हक हक, है अनल हक हक, पर कहनी न थी यार की महफिल से बाहर, यार की महफिल की बात। तो हम लोगों को बहुत से सच्चे लोग इसी बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मैं तो हक पे हूँ, मैं सच पे हूँ। आप बिल्कुल हक और सच पे हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट तो करें ना दूसरे। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना, वो हक पे सच पे होता है, और जब वो रोता है या वो तंग करता है तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन दैट चाइल्ड। और अगर पेरेंट्स उसको झड़क देते हैं, कुछ देते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट और शी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। सवाल ये भी पैदा होता है कि चले बच्चे को तो हम झड़क के खामोश करा देते हैं या वो बेचारा खुद ही रो पिट के चुप हो जाता है, लेकिन क्या वाकई अगर आप हक पे हों तो फिर भी कभी कभार खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? वैसे तो हमारा दीन, अगर हदीस का यहाँ पे हवाला दूँ तो कहा यह जाता है अगर तुम हक पर हो फिर भी तुम सिर्फ मामले को रफा दफा करने के लिए, उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए खामोशी इख्तियार करते हो तो तुम बेहतर हो। मसलहत। देखिए, ये लिहाज जो है ना, यही इंसान को अशरफुल मखलूकात करता, अशरफ करता है बाकी मखलूक से। ये लिहाज जो है, ये लिहाज ही हमारा सबसे ज़्यादा मोतबर चीज़ है, क्योंकि प्यार तो बेख्तियार है, प्यार तो हो जाता है, सही, लेकिन लिहाज बाख्तियार। बिल्कुल सही। और ये लिहाज ऐसा लगता है कि रिश्तों में और अंदाज़े बयां में से कहीं ना कहीं चला गायब होता चला जा रहा है। दो कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया, आप कैसे हैं? इतनी खूबसूरत गुफ्तगू में मुखिलवा माजरत चाहता हूँ, लेकिन बात ये कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू खुद इतना अच्छा है, असलूब बयान इतना अच्छा है कि हम खुद सीखते हैं। और यूसुफ भाई, इनकी शख्सियत भी पुर असर है और उनकी गुफ्तगू भी पुर असर है। मसला है, मुझे खुद अफसोस ये होता है कि इवन मैंने बहुत, मेरी मदर लैंग्वेज उर्दू नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सीखा और अल्फाज का चुनाव मैंने सीखा आप लोगों से, और मैंने गुफ्तगू का अंदाज इस तरह सीखा कि आप अपने आप जो बात करते हैं उसमें ठहराव हो और उसमें वजन हो। मतलब आप अगर किसी को अपनी बात से मुतासिर करना चाहते हैं तो आप अपने अल्फाजों का चुनाव बेहतर करें। मैं ये कहता हूँ कि मुझे अफसोस पता क्या होता है, जो इस तूफान बदतमीजी बचा हुआ है ना, जो हमारी आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती, उतनी अपनी उर्दू अच्छी बोलती है, और उर्दू में का तो खासकर ये कि इतनी तहजीब तवज्जुह वाली जबान है जो हमने, आप कहेंगे क्यों हमारी जबान खराब हुई। जो मुझे बहुत शुक्रिया कॉल करने का, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन आपकी एक बात को हम बतौर सवाल सबके सामने रखे दिए देते हैं। आपने कहा कि जी जब हम दूसरों को मुतासिर करने की बात करते हैं, एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जब भी मैं वर्कशॉप करती थी तो मैं एक चीज़ लोगों को कहती थी कि जब आप इस रेस में पढ़े ना कि मैं आई एम एक्सप्रेसिंग टू इम्प्रेस, तब आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि आप फिर मसले में पड़ जाएंगे कि मेरे अल्फाज ऐसे हो जिससे मैं दूसरों को इम्प्रेस कर रहा हूँ। लेकिन आपको अपने दिल की बात अगर करनी है तो वो थोड़ा ना इम्प्रेशन वाला माहौल, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इसमें बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल।
एंड वेलकम बैक। बड़ी मल्टी डायमेंशनल गुफ्तगू यहाँ पे हो रही है। हम पता नहीं कौन कौन से डायमेंशंस, मैट्रिक्स चल रहा है पूरा यहाँ पे। रेड पिल और ब्लू पिल बस आने ही वाली है थोड़ी देर में। हम बात कर रहे थे जी अंदाज़े बयां के हवाले से, और थोड़ा सा गुफ्तगू को अगर आम फहम बनाया जाए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं दिन रात, आप एक तो किसी को कहा ना आपने कि अगर दिल में कोई बात है, कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है तो उसका इजहार करो, जिससे तकलीफ़ है उससे कहो, अगर उससे नहीं कह सकते तो किसी और से जाके दिल की भड़ास निकाल लो। लेकिन कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि सब कुछ कहने के बावजूद नतीजा वो नहीं निकलता जो हमें चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, जिसकी वजह से तकलीफ़ दे रही है उसको भी 10 दफ़ा बता दिया, बाकियों को भी बता दिया, तकलीफ़ अपनी जगह कायम है, दूसरे के अमल में, उसके लहजे में, उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो हुआ ये कि हम चाहते हैं हमारी गुफ्तगू का या हमारे किसी भी चीज़ को बयान करने का असर ये निकले कि चीज़ें हमारे मुताबिक तब्दील हो जाएँ। अब ये तो अपने आप को एक फेलियर पे सेटअप करने वाली बात है। कुरत आपके साथ भी तो हुआ होगा ना, कह के फिर इंसान बिलाखिर खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को। एक स्टेज आती है कि आप खामोश हो जाते हैं कि अगर दूसरा बंदा नहीं सुन रहा, वही हमारी बात कि मसलियत तो जो है वो कहा गया है ना कि आप एक वक्त पे कोई फायदा नहीं है इसको कुछ कहने का। लेकिन इसमें मैं सिद्रा ये समझती हूँ कि समटाइम्स आप खुद भी कहीं पर लैग कर रहे होते हैं, आपके बात करने के तरीके में या आपके समझाने के तरीके में वो असर नहीं होता जो दूसरी तरफ समझा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक ऐसे शख्स से बात कर रही हूँ जो एक बात को एक दफ़ा सुनना चाहता है, लेकिन मैं वो बात उसको बार बार दोहरा रही हूँ, या मैं वो बात उसको सिर्फ इस चीज़ के लिए कि वो बात उसको समझ जाए, जब मुझे ये बात समझ जानी चाहिए। कम्युनिकेशन ये है कि आप दूसरे बंदे को बात समझाना चाह रहे हैं। अब ये हमने फैसला करना है, उन दो लोगों ने फैसला करना है कि वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन दोनों का कोई तरीका कार होगा। आप और मैं बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप मेरी बात एक दफ़ा सुन लें और उसके बाद आप चाहेंगे मैं वो बात दोबारा ना दोहराऊं। So in other words, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि sometimes we are too attached to the results. Why be क्यों? यानी मैंने आपसे एक बात कही कि मुझे ये पसंद है, अब अगली दफ़ा मैं एक्सपेक्ट करके भी बैठ गई कि मैंने क्योंकि इनको बताया था मुझे गुलाब जामुन पसंद है, तो अगली दफ़ा जब आप आएँ तो मेरे लिए गुलाब जामुन लेके आएँ। तो ये we are too attached to the result. देखिए प्रॉब्लम ये होती है, अगेन वी आर मोर वरीड अबाउट द अदर देन आवरसेल्व्स। हाँ। और दूसरी चीज़ होती है कि एक इमोशनल सवाल होता है और एक प्रैक्टिकल, एक इंफॉर्मेटिव सवाल होता है। तो एक दिमाग का ताल्लुक है, एक का दिल का ताल्लुक है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है जो दिल का सवाल होता है उसका जवाब भी दिल से देना चाहिए। हम दिल के सवाल का जवाब दिमाग से ढूंढते हैं और दिमाग के सवाल का जवाब दिल से ढूंढते हैं। मेरी अम्मी एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि पाकिस्तान में ना जमहूरी रिवायतें घर में तो नाफिज नहीं हो सकती। जहां उन्होंने सबसे पूछना शुरू किया कि बताओ बेटा आज क्या पकाएंगे, तो कहते 12 बजे तक तुम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे होना चाहिए मेरा सुल्तान वाला एटीट्यूड कि मैंने ये सोचा मैं ये कर रही हूँ। क्या ये कम्युनिकेशन का अंदाज ज़्यादा बेहतर है कि कमांड ये करना है और ये हो रहा है? ये तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा ना, मुसल्लत करने वाला अंदाज हो जाएगा। देखिए फैसले कहाँ होते हैं जब तक मुसल्लत ना किए जाएं अवाम पे। देखिए यही तो चीज़ हमने आगे अपनी जनरेशन को प्रमोट करनी है कि हमें उनको इस लेवल पर लेके आना है कि ये कम्युनिकेशन गैप जो ख़त्म होता जा रहा है बहुत सी चीज़ों की वजह से, इसको हमें वापस लेके आना है। इसके आप मुझे बताएं कैसे लाएंगे? ऐवानों में, असेंबलीज में देखे जहाँ पे एक मुबाहिसा होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को आर्ग्यूमेंट करना चाहिए, दोनों तरफ की बयान आने चाहिए सामने, वो तो एक मछली बाजार होता है। तो हम सीखें कहाँ से? भाई भी क्यों हम अपने आप से सीखे भाई, हमें क्यों दूसरे की इतनी फिक्र लगी है? हम देखें तो सही कि वी हैव बिकम रिएक्टिव पर्सनैलिटीज। हम लोग रिएक्ट करते हैं चीज़ पे, किसी चीज़ पे एक्ट नहीं करते। तो हम लोगों को चाहिए, ये भी हम सियासतदानों की बात करते हैं, सियासतदान बहुत आसान टारगेट है क्योंकि एक तो सारे करप्ट हैं घर में बता और सारे जाहिल हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान टारगेट है ना। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग उनको लेवल में बहुत आसानी से करो ना उनको। लेकिन मुझे अपनी जहालत नजर नहीं आएगी। जो मैंने बात की नहीं, बहुत जहालत वाली बात की, तो मुझे अपनी जहालत नजर नहीं आई। मुझे एक मैटर ऑफ फैक्ट मैंने सामने दे दिया, जो इमोशनल चीजें अदालत लगाई, रिजल्ट निकाल लिया, जहन ने कुछ बोला और इमोशन उनके खिलाफ था तो मैंने उनके खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दी। बिल्कुल अभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने कोई चीज करनी है ना, बहुत सी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती हैं। अब ये जो मैंने बात कर रहा हूँ ना, कोई बीच में से सारा काट दे और ऊपर सिर्फ एक हेडलाइन लगा दे। यूसुफ बशीर कुरैशी ने आज सुबह ये बोला कि सारे सियासतदान। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? मिसेस महबूब इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। बस मैं यही कह रही हूँ कि जब आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है, टॉपिक बहुत अच्छा है, लेंथी है, लेकिन टाइम कम है। इसमें ये है कि आप किसी को भी अपने बात करना चाहें कि आपकी गुफ्तगू असर अंगेज हो,
तो आपका लहजा धीमा होना चाहिए। पहले आप उसकी बात सुने ताकि अगला बंदा इम्प्रेस होकर ये मेरे में इंटरेस्टेड है, उसके बाद आप अपने उसके व्यूज दें। टॉक शोज वाला अंदाज नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिशियन भी बोल रहे हैं, एंकर्स भी बोल रहे हैं और कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। अच्छा चले, मैं अगर आपसे बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक सवाल हम अपने अगले कॉलर से भी करते हैं। हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम जी शहरा जाफरी बात कर रहे हैं। जी जी। तो आप हमें वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत क्यूट लगती है। थैंक यू। चैनल पर आते हैं ये आपकी बात के अंदर एक सिलसिला हमें भी ये होता है कि 5 लोगों में बात करने का फन नहीं होता, जब फन नहीं आता उन लोगों को बात करने का तो वो बहुत हाइपर हो जाते हैं ये। सही। और जब हाइपर हो जाते हैं तो वो उनके उससे तय हम ये कहते हैं कि बात आप कर रहे हैं तो दलाइल के साथ बात कीजिए और बात का जवाब बात से दीजिए। ठीक है कि आप बात का जवाब गुस्से से दे रहे हैं। आपके अंदर की बात करने की तब वो होना चाहिएगा। आपके अंदर बात देखिए, बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने का। कई लोगों से अगर आप आराम से भी बात अपनी करना चाहें तो ऐसा लगता है कि अगला रिएक्शन ऐसे देता है कि आप भी गुस्से पे आने में मजबूर हो जाते हैं। जो सवाल मैं कॉलर से करना चाही थी YBQ कि चले नॉर्मल ह्यूमन सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं ना, एक हो जाता है कि हर इंसान से गलती हो जाती है। गलती का एतराफ़ अगले बंदे के सामने कैसे किया जाए? क्योंकि अब ये भी तो एक अंदाज़े बयां इसके लिए ना, लोग कहते हैं जी सॉरी तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, इसके कहने के बाद वो वापस तो नहीं हो सकती चीज़ें, उसकी तलाफ़ी तो नहीं हो सकती जो गलती हो गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए? देखिए, मैं अगर कोई माफ़ी मांग रहा मुझसे या मैं किसी से माफ़ी मांग रहा हूँ तो 2 सेपरेट सिचुएशंस हैं। मैं अगर माफ़ी मांग रहा हूँ किसी से तो मैं सिर्फ अपनी नीयत देखूँ, ये ना देखूँ कि वो माफ़ करता है कि नहीं करता। वो करे ना करे वो उसका फेल है ना। मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मेरा एक कॉन्शियंस है जो कि मुझे तकलीफ दे रहा है। लेकिन अगर मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ कि एहसास करूँ कि वो मुझे माफ़ करेगा तो ठीक है, वरना मनी माफ़ी थोड़ी देर तो माफ़ी मांगू, उसके बाद थप्पड़ मारूंगा। तो जैसे कि गाड़ियों में होता है, रोड रेज में जब हम देखते हैं। वो मेरी अना है। हाँ। क्योंकि सब झगड़े अना के होते हैं। सही। लोग कब कहाँ किसी के होते हैं, क्यों लगाते हैं आरज़ुए मन उनसे जो खुद से बेवफा जुदा होते हैं। वाह। So same thing is एक तो It is very interesting that you bring it up. मैंने कल इसी के बारे में एक saying पढ़ी थी। किसी ने मुझे कहा कि that quote that came was कि हम अक्सर इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम किसी को मिस कर रहे हैं या कोई पुराना बुरा बसरा जो वक्त है उसको याद करके हम उदास हो रहे होते हैं। उन्होंने कहा वो एक्चुअली आप किसी को मिस नहीं कर रहे होते, आप अपने आप को मिस कर रहे होते हैं, आपकी अपनी बॉडी आपको मिस कर रही होती है क्योंकि अपना जहन किसी और पर वक्फ किया हुआ है, गुजरे हुए वक्त को वक्फ किया हुआ है और अब अभी के इस मोमेंट में आप प्रेजेंट नहीं है। और मुझे कहा जा रहा है इस मोमेंट में आप भी वापस आ जाइए क्योंकि इस वक्त एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आते हैं और इस पे बात करेंगे कि जो अना के मसले हैं यही हमारे अंदाज़े बयां को किस तरह मुतासर करते हैं, ख़राब करते हैं, उसके असर को ज़ाइल कर देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। अंदाज़े बयां से आपकी बात बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। और अपने इर्द गिर्द ही अगर देखें, लोग जैसे आमतौर पे कहते हैं कि जी कोई भी नौकरी छोड़ के नहीं जाता, असल में एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट को छोड़ के जाता है जब उसकी बस हो जाती है। और ये कभी कभार इशारा होता है बॉस के अंदाज़े बयां पे भी। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि कोई किसी के साथ एक कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो और वो बड़े अपने काम में माहिर भी हों लेकिन उनका गुफ्तगू का अंदाज़ ऐसा है कि आपने कहा भाई यहाँ नहीं चल सकेंगे हम साथ? YBQ बहुत दफ़ा हुआ। फिर इंसान को मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज़ असरअंदाज होती है। और सबसे पहले तो गुफ्तगू का अंदाज़, आप किससे बात कर रहे हैं, उसका लहजा, उसके अखलाक वो कैसे हैं, तो बिल्कुल इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस में क्या आप कहेंगे लोगों को आईना दिखाना ज़रूरी होता है या खामोशी के साथ अपना रास्ता बदल लेना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपकी अपनी सिचुएशन क्या है। कई दफ़ा आप एक ख़ास एनवायरनमेंट में काम करने पे बहुत मजबूर होते हैं, तो कुछ तो आपको उसी रहते हुए उसी दायरे में रहते हुए काम करना पड़ता है और बाज़ औक़ात आपको आईना दिखाना पड़ता है। इट डिपेंड्स कि आप किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और ये वाला जो जुमला हम अक्सर सुनते हैं अंदाज़े बयां से ही रिलेटेड है, मैंने कहा जी बस ज़बान की थोड़ी तेज़ है, दिल की बहुत अच्छी है, तो उस वक्त क्या किया जाए?
देखिए दिल की बात बताऊं क्या, दिल की बात या तो दिल जाने या फिर खुदा जाने, और बहुत सी दफा तो दिल को भी नहीं पता होता। और असल बात तो वो है जो आप बात कर रहे हैं, आपके दिल में तो उतर के किसी ने नहीं देखना। मैं कहूँ जी मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, आप प्लीज मेरी बात पे नहीं जाइएगा। जबान मेरी कड़वी है, बदतमीजी से मैं बात करूंगी, जरा मैं तेज तल्ख लहजे से बात करूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरा दिल देखें। तो दिल तो आपको कोई नहीं देखेगा, आप देखा तो ये जाएगा कि आप किस तरह से मुखातिब है दूसरे से, आप किसी को कितनी इज्जत दे रहे हैं। अच्छा, ये जो एक और वो जो है ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो बात तो दिल से निकलती है, अब जो आपका दिल होगा वैसे ही आपकी बात। लेकिन जुबान के घाव का क्या करें, अगर लग गया है तो भूल जाएं, खुद अपने आप को कैसे लुक आफ्टर करें। देखिए बात सुने, जुबान का घाव हर चीज़ का तरीका, गलती है तो गलती का एक वो अजाला है, एक तरीक़ेकार है। और मैं आपको बताऊं, माफ़ी बहुत बड़ी ताकत, इंसान की अनाज जितनी गिरती है उतना ज़्यादा वो ऊंचा उठता है। तो हाँ, अगर आपसे हुआ है, कोई गलती हुई है, तो फ़ौरन जाके उसका अजाला करें, बात करें जाके। जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उससे जो है ना मज़ीद चीज़ें ख़राब होंगी। ये लैंग्वेजेस बनी इसलिए, रिलीजन्स बने इसलिए, मुल्क बने इसलिए, रिश्ते बने इसलिए ताकि हम एक दूसरों के साथ जुड़ सकें। और जुड़े क्यों? ताकि एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकें। और वो जैसे कि है कि मोहब्बतों में हवस की असीर हम भी नहीं, गलत ना जान के इतने हकीर हम भी नहीं। हमें मिटा दे हमारी अना को कत्ल ना कर, कि बेजरर ही सही बेजमी हम भी नहीं। वाह, ये देखें, ये बात है ना। अना जो है बहुत आपने अच्छी बात की कि अना लेकिन खुद ही भी होनी चाहिए। खुद ही एक चीज है, अगर आप उसको ही खत्म कर देंगे तो आपके अंदर फिर क्या रह जाएगा कि हमें मिटा दे हमारी अना को खत्म ना करे। कुरत के अक्सर हम इस बात से शिकवा तो कर रहे होते हैं कि भाई किसी ने मुझे अहमियत नहीं दी, मेरी कही भी बात को अहमियत नहीं दी, चले हो सकता है मेरे अल्फाज का इंतखाब इतना अच्छा ना हो, मौका ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी मेरे कहे की कुछ तो अहमियत होनी चाहिए। और अक्सर वालिदैन इसमें आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं बड़ी थी ना, मैंने कह दिया तो सुन ही लेते। ये तवक्कुआत सही है या गलत है? देखिए जो वालिदैन हैं, मेरा ख्याल है कि हमारा जो हमारे वालिदैन हैं ना, उनका बहुत हक है हम पर। अब ये बात अब हमें समझ आती है जब मैं एक माँ के तौर पर जब मैं पहराज को अपने बेटे को कुछ कहती हूँ, वो आगे से मेरे से ठीक, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही होता है, लेकिन मुझे एक भरम है। देखिए अल्लाह ताला ने ना कुछ चीज़ें, कुछ फितरत में हमारे अंदर कुछ जज्बात इस किस्म के रखे हैं कि जिनके सहारे जिनको लेकर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वालिदैन के लिए ये भरम और ये जज्बा रखा है कि हमारी औलाद हमारे मुताबिक चलेगी, और इस पर एक माँ अपनी पूरी जवानी गुजारती है। बाहर 25 डिग्री सेल्सियस भी हो, माँ ने कहा स्वेटर पहन लो तो पहन लो, उसको बुरा लगेगा। ऐसे तो बच्चे आज भी नहीं करेंगे स्वेटर, और माँ ऐसा कहेगी भी नहीं जिससे उसके बच्चे को कोई तकलीफ हो। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरी छोटी बहन ऐसी वाली माँ है, उसने कहा नहीं, मैंने कहा अंडा तो खाना है तो खाना है, बच्चा प्रोटेस्ट करता रहे, वो अंदाजे बयां उस वक्त आप देखें। कुछ चीजें जो है ना उनके सहारे ही हम अपने उसका भरम है। मैं कह रही हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट है, नहीं मुझे नहीं खाना अंडा, लेकिन नहीं आप यही भरम है ना जिसके सहारे वो एक अपनी जवानी से लेके बुढ़ापे तक अपने बच्चे की परवरिश कर रही हैं। तो ये चीजें भी हमारी जिंदगी में बड़ी आपस की बात है। इससे मुझे मेरे जहन में ये बात भी आ रही है कि आपके वालिदैन कुछ यूनिक लफ्ज़ इस्तेमाल करते होंगे या कुछ खूबसूरत अंदाज में हो सकता है आपको डांटते हो, वो हमेशा उस वक्त तो हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन वो फिर हमेशा के लिए आपके साथ रहती है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उनको फिर एमुलेट भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि दरवाज़ा अगर आधा खुला हुआ हो तो उसको कहते हैं दरवाज़ा बेड़ दो, और मेरे इर्द गिर्द कोई और ये लफ्ज़ नहीं बोलता, मेरी अम्मी क्योंकि बोलती थी तो हमें एक आदत हो गई। तो कई चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपने वालिदैन की तरह बोलने भी शुरू हो जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। आप जल्दी से मुझे बताएं कि कोई ऐसी यूनिक बात या कोई फिक्रा या जुमला जो आपके वालिदैन बोलते हो या नानी दादी बोलती हो जो अब आपको लगता है इतना आम फहम नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी इसीलिए मैंने कॉल की थी। तो इत्तेफाक है कि आप टॉपिक भी अभी छिड़ गया। हमारी मदर टंग तो सिंधी है, हाँ जी, लेकिन अब हमें ये चीजें समझ आती हैं कि दादी जो इस तरह बोलती थी या मम्मा बोलती थी वो क्यों बोलती थी, उसका मतलब अब हमें समझ आया है। सही। लेकिन हम सिद्रा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम अपनी लैंग्वेज को, जैसे उर्दू में बात करना भी हम शर्म महसूस करते हैं। हमारे पास विकेबलरी नहीं है अपनी फीलिंग्स को आगे शेयर करने के लिए। जी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैं कई ऐसी फैमिलीज को भी जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है, तो जब बच्चे आपस में बहन भाई लड़ पड़ते हैं तो उनको कहते हैं अंग्रेजी में लड़ो ताकि लोग समझे कि तुम लोग पढ़े लिखे हो। जब लड़ना भी है तो उर्दू में लड़ाई नहीं करनी। आज मेरे बेटे के स्कूल में बुक डे है, बुक फेस्टिवल है, और वो उर्दू को प्रमोट करना चाह रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन उनकी कोशिश, एक अच्छा मुझे उनका जो पहलू लगा ये कि वो उर्दू पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वक्त निकालिएगा तो बच्चों को कुछ कहानियाँ जो हैं वो आप सुनाइए। तो मैंने कहा ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उर्दू को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कुछ मदर्स को वहाँ पर देखा, कुछ माएँ ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि बच्चे अगर उर्दू बोल रहे हैं तो ये काम करने वालों की ज़बान है, मेड्स की ज़बान है, वो इस चीज़ पर उनको डिस्करेज करते हैं। और ये बहुत मुझे माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छी। आप ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, YBQ ने कहा कि उर्दू में सारे ज़बानों का निचोड़ और जो खूबसूरत बातें थी हमने संभाल ली थी। लेकिन अगर हम 3 जनरेशन्स पहले चले जाएं तो हमारे दादा नाना ना सिर्फ अंग्रेज़ी और उर्दू बोलते थे, कोई रीजनल लैंग्वेज भी बोलते थे, पर्शियन भी आती थी, अरबिक भी समझ लेते थे। अब हम अनफॉर्चुनेटली कहने को तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है, डिग्रीज भी हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कोई भी एक ज़बान भी पूरी ऐसे यानी उस पर अबूर या दस्तरस हासिल नहीं है। उर्दू ज़बान की अहमियत आप यहीं से देख लें कि दाग देहलवी साहब कहते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बान की है। तो वो बहुत शुक्रिया एंड YBQ हमारे साथ होने का। जैसा कि कॉलर ने भी कहा, वक्त कम और बहुत ही वसी ये सब्जेक्ट था, लेकिन कोशिश की कि इसके बारे में बात कर सकें। अहम बात ये है कि चाहे वो दूसरों से आप कोई बयान कर रहे हों या जो आपकी सोच भी होती है, तभी बार बार लैंग्वेज पर जोर दिया जाता है कि जो आपकी सोचें हैं वो असल में आपकी अपने आप से एक हम कलामी है, एक गुफ्तगू है। तो उसमें भी आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं, अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, किन अल्फाज से ख़ुद को याद करते हैं, ये आपकी सोच का महवर और उसका धारा बनाती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।